1934 में साहब का जन्म हुआ था और 1964 में मात्र 30 बरस की उम्र में साहब कांसीराम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। जानते हो क्यों इस्तीफा दे देते हैं? जानते हो क्यों इस्तीफा देते हैं? क्योंकि साहब कांसीराम ने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी और उस किताब को पढ़ने पे साहब कांसीराम के मन में इतनी बेचैनी हो गई कि उनको आत्मग्लानि होने लगी कि जो मेरे से छोटा कर्मचारी है, एक चपरासी, एक क्लास 4 का नौकरी करने वाला, वो बाबा साहब की जयंती इतना धूमधाम से मनाता है और मैं इतना बड़ा अधिकारी होकर के भी मुझे बाबा साहब के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं था। बेचैन होकर के साहब कांसीराम जब किताब पढ़ते हैं तो नौकरी से इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा लिखते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद साहब कांसीराम अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं। क्या लिखते हैं चिट्ठी में? चिट्ठी में लिखते हैं, माँ मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा। पहली बात कहते हैं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। दूसरी बात कहते हैं मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी घर नहीं बसाऊंगा। 30 साल का नौजवान लड़का बहन जिसका हो, जिसकी जो नौकरी करता हो, उसकी माँ ने कितना सपना संजोया होगा कि मेरे बेटे की शादी होगी। बेटा चिट्ठी में लिख रहा है कि माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, माँ मैं कभी घर नहीं आऊंगा, माँ मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, माँ आज मैं अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस घर मकान कुछ नहीं रखूंगा, माँ आज से ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार। ये 5 प्रतिज्ञा साहब कांसीराम लिख करके अपनी माँ को चिट्ठी पोस्ट कर देते हैं। माँ वहाँ पंजाब में रहती है, साहब कांसीराम यहाँ पूना में रहते हैं। माँ चिट्ठी पाती है, रोते रोते दूसरी ट्रेन पकड़ के भागी आती है और यहाँ पूना में साहब कांसीराम की माँ उसके साथ 2.5 महीना रहती है। जानते हो बच्चों, जय 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 भीम केवल करते हो ना, केवल जय भीम करने से कोई आंदोलन नहीं खड़ा होने वाला है। अपने महापुरुषों को जानोगे नहीं, उनके संघर्ष को नहीं समझोगे, कभी कुछ कर नहीं पाओगे। साहब की माँ रोते रोते आती है, 2.5 महीना रहती है। 2.5 महीना में साहब कांसीराम अपनी माँ से 10 मिनट भी बात नहीं करते, रात दिन कुछ किताबों को पढ़ते रहते थे। एक दिन माई से रहा नहीं गया, माँ कहती है ओ कसिया, साहब कांसीराम की माँ उनको प्यार से कसिया बुलाती है, ओ कसिया इन किताबों में आखिर ऐसा क्या लिखा है जो तू रात दिन इनको पढ़ता रहता है? तुझे अपनी माँ से बात करने के लिए 10 मिनट फुर्सत नहीं है? तब साहब कांसीराम अपनी माँ को देखते हैं और कहते हैं, माँ ये किताबें साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं और इन किताबों में बाबा साहब सत्ता की चाबी छोड़ के गए हैं। मैं उस चाबी को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। घर जा माँ, घर जा, मैं तेरे साथ घर आने वाला नहीं हूँ, तू अपना टाइम बर्बाद मत कर। माँ रोते रोते वापस चली जाती है और यहाँ साहब कांसीराम रात दिन पैदल साइकिल आपको और हमको जगाने के लिए निकल पड़ते हैं। 4 साल बीत जाता है, ना माँ बेटे को देखती है, ना बेटा माँ को देखता है। ऐसा संजोग बनता है कि साहब की मीटिंग पंजाब में लगती है, रोपड़ जिला के पास में, साहब के गाँव के पास में। साहब की माँ जैसे सुनती है कि बेटा की मीटिंग है, तुरंत उनके पिताजी के पास पहुंचती है और कहती है कि चलिए बेटा अपने गांव में आ रहा है, अपने जिले में आ रहा है, चलिए बेटा को मना करके घर ले आते हैं। बाप का दिल कठोर होता है, वो कहता है कि जिस कांसीराम ने माँ बाप को छोड़ दिया वो कांसीराम माँ बाप के लिए भी मर चुका है, मैं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है तो जाओ। माँ का दिल नहीं मानता है, माँ रोती रोती चली जाती है बेटे को देखने के मुंह में। साहब कांसीराम ऐसे मंच पे खड़े होते हैं, बहुत भारी भरकम भीड़ लगी होती है। भीड़ में साहब की माँ जब देखती है दूर से ही साहब कांसीराम भाषण दे रहे थे तो माँ की आंखों से आंसू टपकने लगता है। माँ सोचती है कि जिस कांसीराम ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया वो कांसीराम को सुनने के लिए आज कितनी दूर से लोग अपना घर द्वार, अपना परिवार छोड़ करके आए। माँ दूर एक पेड़ के पीछे खड़ी रहती है, आंखों में आंसू लगातार बह रहा होता है। साहब का भाषण खत्म होता है, जब सब भीड़ खत्म होती है, कुछ एक कार्यकर्ता उनके आसपास रह जाते हैं, तब माँ धीरे धीरे पीछे से चल के आती है और जैसे साहब की नजर ऐसे इतनी दूरी से अपनी माँ के ऊपर पड़ती है तो सारे कार्यकर्ता लोग सोचते हैं कि कोई पागल औरत है, इतना रोती हुई आ रही है। जब उसको रोकने का कोशिश करते हैं तो साहब सबको रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं वो मेरी माँ है, उसको आने दो। अगर वो आकर के मेरे को थप्पड़ भी मारती है, मेरे साथ कोई भी व्यवहार गलत करती है, कोई उसको रोकेगा नहीं। और सब लोग किनारे हो जाते हैं। माँ धीरे धीरे चल के आती है और जैसे साहब के सामने आती है साहब को चिपट करके खूब तेज रोने लगती और रोते रोते कहती है बेटा घर चल,
माँ बुढ़ी हो गई है, तेरी माँ से घर का काम नहीं होता है, तेरी बहन हर राखी पे तेरा इंतजार करती है। घर चल बेटा घर चल, तेरी माँ ने तेरे लिए लड़की पसंद की है, हम तेरी शादी कराना चाहते हैं बेटा, हम तेरे सर पे सेहरा बंधा हुआ देखना चाहते हैं, घर चल बेटा घर चल। इतना कहती जा रही है माँ, रोती जा रही है। और साहब का प्रतिज्ञा देखिए, साहब का संकल्प देखिए, साहब का निश्चय देखिए। साहब एकदम तटस्थ खड़े हैं, न चेहरे पे कोई भाव, न आंख में एक आंसू। माँ रो रो के पूरा शर्ट गिरा देती है, लेकिन साहब के चेहरे पे एक सिकन नहीं। जब रोते रोते माँ थोड़ा चुप होती है, तब साहब माँ को अपनी छाती से अलग करते हैं और कहते हैं माँ तू घर जा। वही बात बोलते हैं, माँ तू घर जा। मैंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के नाम पे कर दिया है। इस समाज के लिए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो भी मुझे कोई दर्द नहीं। मैंने अपने लिए सेहरा नहीं, मैंने माँ अपने लिए कफन चुना है। माँ मुझे सेहरा नहीं, माँ मुझे कफन चाहिए, माँ मुझे कफन चाहिए। इतना कहते हुए माँ को अलग करते हैं, बिना माँ की तरफ देखे साहब पलट करके चुपचाप मीटिंग से चले जाते हैं। यदि कुछ देर और रहते तो माँ की ममता में शायद उसका दिल। इतना निश्चय करके कोई व्यक्ति वही आपके लिए निकला था। जब आजीवन शादी न करने का फैसला किया था आपने, तो वो आपके लिए है, आपके लिए। इसलिए नहीं बाएं और दाएं का आपको फर्क नहीं चाहिए, इसलिए कि आप समझिए और समझ करके आप और लोगों को समझाइए। साहब एक मीटिंग में ऐसे खड़े होकर के बोल रहे हैं जैसे आप लोग पर्ची पकड़ाते हैं ना, समय हो गया समय हो गया। साहब मीटिंग में खड़े होकर बोल रहे थे, पर्ची आती है और उस पर्ची में लिखा होता है साहब पिताजी नहीं रहे। अब सोचिए, खड़े होके कोई बेटा बोल रहा है, उसके हाथ में पर्ची आती है कि आपके पिताजी नहीं रहे। साहब एक मिनट के लिए ऐसे एकदम सन्न हो जाते हैं, आंख में आंसू भर जाता है, लेकिन आंसू आंख से गिरता नहीं है। एकदम अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद अपना पूरा भाषण समाप्त करते हैं। और भाषण समाप्त करने के बाद लोग कहते हैं साहब पिताजी खत्म हुए, अब तो आप घर जाएंगे। साहब कहते हैं कि नहीं, जिसे जाना था वो तो चला गया, जिसको जाना था वो अपना चला गया, लेकिन मेरे सामने मेरा पूरा बहुजन समाज आंख भरी नजर से है। मेरी फिर मीटिंग लगी है, वहाँ पे मेरे लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपने घर न जाने की प्रतिज्ञा पे कायम हूँ, मैं अपने घर नहीं जा सकता। और वही तो साहब तत्काल गाड़ी पकड़ते हैं और चले जाते हैं। बच्चों इतना त्याग किए थे तब मैं यहाँ खड़ी होकर के बोल पा रही हूँ। तो क्या समझते हो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ इसलिए यहाँ पे इतना बोल पा रही? बहन जी मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है। आप ये सोचिए कि आप इतना साड़ी पहन के इतना सुंदर बैठी है या इतना अच्छा कपड़ा पहन के आप लोग बैठे हो, ये आपकी योग्यता है? नहीं, ये हमारे संविधान की योग्यता है, ये हमारे बाबा साहब की देन है कि हमको ये अधिकार मिला। लेकिन मैं ऋणी हूँ बाबा साहब से ज्यादा ऋणी मैं साहब कांसी राम की हूँ कि इस बेजुबान लड़की को मंच पे खड़े होकर के जवान अगर दी तो वो साहब कांसी राम। नहीं तो वो समय था मेरे प्यारे बच्चों, अपने बाप दादाओं से पूछना, ये जेब में झंडा रख के चलते थे बेटा। आज तुम सड़क पे नीला झंडा जैसे भीड़ लगा के चल रहे हो ना पंच दिन, वो समय था तुम्हारे बाप लोग जेब में झंडा रख के चलते थे। इनकी औकात नहीं होती थी, इतना डर लगता था झंडा कहीं फहराएंगे तो पीटे जाएंगे, बाबू साहब लोग मारेंगे पीटे। इतना हिम्मत नहीं होती थी। जब साहब की मीटिंग नजदीक आती थी तब जेब में से बहन जी झंडा निकालते थे और उस झंडा को तब मीटिंग के पास आकर के फहराया जाता था।